पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं और अपने इसी ट्रक ड्राइविंग वाले काम की वजह से मैं पिछले कई सालों से अपनी बीवी और 6 साल के बच्चे के साथ दिल्ली के शांत नगर में रहा करता था। और आज मैं आप लोगों के लिए जो डरावनी कहानी लेकर आया हूं वो मेरे इसी ट्रक ड्राइविंग वाले काम के दौरान मेरे साथ हुए एक ऐसे भयानक हादसे की कहानी है, जिस हादसे की वजह से आज मेरी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। दरअसल ये बात आज से लगभग 8 साल पहले की है। हर रोज की तरह ही घर के खर्चों की वजह से बीवी से झगड़ा होने के बाद मैं अपने ट्रक को लेकर राजस्थान के बीकानेर शहर के लिए निकल गया था, क्योंकि उस वक्त मेरे उस ट्रक में साबुन भरा हुआ था जिसको मुझे बीकानेर की एक फैक्ट्री में अगली सुबह 10 बजे तक पहुंचाना था। ऐसे में यह बात साफ थी कि अगर मैं पूरी रात लगातार ड्राइविंग करता तो ही मैं अगली सुबह 10 बजे तक उस माल को बीकानेर पहुंचा सकता था, क्योंकि दिल्ली से बीकानेर का रास्ता काफी लंबा था और ऐसे में मैं कहीं पर भी ज्यादा देर तक रुककर नींद लेने की जैसी कोई भी चीज नहीं कर सकता था। पर उस दिन जब मैं अपनी बीवी से झगड़ा करके अपने घर से निकला था तो ट्रक चलाते चलाते मैं यही सोच रहा था कि ये तो रोज रोज की ही मारामारी हो गई है। पूरे दिन में 15-16 घंटे तक ट्रक चलाओ और उसके बावजूद भी जब फैक्ट्री के मालिक टाइम पर पैसा नहीं देते थे तो उसकी वजह से घर पर बीवी से झगड़ा होता था, क्योंकि घर की जो बेसिक जरूरतों का सामान होता था वो सामान भी मैं अपने परिवार को लाकर नहीं दे पा रहा था। और फिर दिल्ली जैसी जगह पर रहने के लिए तो इंसान को हर महीने का कम से कम 20 से 25 हजार तक का खर्चा उठाना ही पड़ता है। और क्योंकि उस वक्त हम लोग एक किराए के घर में रह रहे थे तो पिछले 4 से 5 महीने का मेरे ऊपर किराया भी चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से बार बार मकान मालिक फोन करके मुझे गालियां निकाल रहा था और मुझसे कह रहा था कि अगर मैंने अगले महीने तक उसका पिछला जितना भी बकाया किराया है वो पूरा जमा नहीं करवाया तो वो मेरे पूरे घर के सामान को उठाकर बाहर फेंकवा देगा। और इसी बात की वजह से उस रात मेरी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके चलते उस वक्त ट्रक चलाते चलाते मैं यही सोच रहा था कि ये मुझ जैसे ट्रक ड्राइवरों की लाइफ भी कैसी होती है। अगर वास्तव में ही इनके ऊपर कोई मूवी बनाई जाए तो लोगों को समझ में आए कि उनके घर में जो छोटी से छोटी जरूरत का सामान भी वो यूज कर रहे हैं उसके पीछे भी एक ट्रक ड्राइवर का कितना बड़ा हाथ होता है। वो अपनी नींद, अपने परिवार और बाकी की सभी चीजों को त्याग कर लोगों की जरूरत का सामान तय समय पर पहुंचाने के लिए लगातार लंबे लंबे हाईवे से सफर तय करता हुआ उन तक वो सामान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि वो ये सब कोई समाज सेवा के चलते नहीं करता, बल्कि उसको इस बात का डर रहता है कि अगर उसने टाइम पर माल नहीं पहुंचा तो मालिक के द्वारा उसकी पगार में से पैसे काट लिए जाएंगे, क्योंकि जितने भी फैक्ट्री मालिक होते हैं ये हम जैसे ट्रक ड्राइवरों को साफ साफ धमकी देते हैं कि अगर तुमने टाइम पर माल नहीं पहुंचा तो तुम्हारे पैसे काट लिए जाएंगे। ऐसे में कई बार ट्रक ड्राइवर इसी चीज के प्रेशर के चलते हादसों का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग लगातार 15-16 घंटे तक ट्रक चलाते हैं, जिसकी वजह से थकान और नींद के चलते उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर नींद की झपकी आ ही जाती है, जिसके चलते वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे ही एक्सीडेंटों में कई बार बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। पर आज मैं यहाँ पर आप लोगों को किसी सड़क दुर्घटना की कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके होने के बाद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे लिए तो रोजी रोटी का सिर्फ यही एक जरिया है और इसके अलावा मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता है, जिसके चलते मजबूरी में पेट भरने के लिए उतना भयानक हादसा होने के बावजूद भी मुझे आज भी यही काम करना पड़ रहा है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, आज भी जब कभी भी मैं किसी सुनसान सड़क पर अपने ट्रक को लेकर निकलता हूं तो मुझे बस यही डर रहता है कि कहीं गलती से भी वो मुझे दोबारा दिखाई ना दे जाए। और उस पूरी रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वही सब कुछ मेरी आंखों के सामने कुछ इस तरीके से चलचित्र की तरह चलता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि मैं अपनी आंखों के सामने कोई मूवी देख रहा हूं, पर वो मूवी हकीकत वाली नहीं बल्कि उस भयानक हादसे की सच्चाई होती है जो मेरे साथ पहले ही घट चुका है। दरअसल बात यह है कि उस रात दिल्ली के शहरी इलाके को पीछा छोड़कर जैसे ही मैं थोड़ा हाईवे की तरफ निकला तो उस रास्ते से जब कभी भी मैं कहीं भी जाता था तो वहां बीच में एक बड़ा सा ढाबा पड़ता था और उस ढाबे पर मैं लगभग हर महीने में 5 से 7 बार कहीं भी आते जाते रुक करता था। तो ऐसे में उस रात क्योंकि मैं अपनी बीवी से झगड़ा करके आया था और बाकी की इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी तो उसकी वजह से धीरे धीरे
मेरा सिर दर्द करने लगा था। तो इस चीज की वजह से मैं सोचता हूं कि चलो ढाबे पर रुककर थोड़ी सी चाय पी ली जाए। चाय पीने से नींद भी नहीं आएगी और थोड़ा सिर दर्द भी कम हो जाएगा। यही बात सोचकर मैं अपने ट्रक को उस ढाबे के ऊपर रोक देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपने ट्रक को वहां पर ले जाकर रोकता हूं तो मुझे एक चीज देखकर बड़ा अचंभा होता है कि जिस ढाबे पर बाकी के दिनों 15 से 20 ट्रक खड़े रहते हैं और खाना खाने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है, आज उस ढाबे पर मुझे एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहने का मतलब वो ढाबा इस तरीके से सुनसान पड़ा हुआ था कि जैसे आज वहां पर कुछ हो गया हो। अब पहले तो उस चीज को देखकर मुझे लगा कि शायद आज ढाबे वाला किसी काम की वजह से कहीं गया हुआ है, इसी वजह से शायद ये ढाबा बंद है। पर जैसे ही मैं ये बात सोचकर वापस से अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूं और वहां से धीरे धीरे अपने ट्रक को रिवर्स लेकर सड़क की तरफ घुमाने लगता हूं, तो उस दौरान उस ढाबे के ऊपर जो काम करने वाला एक वेटर था वो भागता हुआ मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि अरे उस्ताद, कहाँ जा रहे हो, ढाबा चालू है। तो उसके ऐसा कहते ही मैं वापस से अपने ट्रक को वहीं की वहीं रोककर जब उस ढाबे के ऊपर जाता हूं तो उस ढाबे वाले से पूछता हूं कि अरे भाई साहब, क्या बात है, आज ढाबा बड़ा ही सुना सुना दिखाई दे रहा है। तो मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो ढाबे वाला उस सड़क की तरफ इशारा करके मुझसे कहता है कि लगता है इस सड़क पर तुम पहली बार सफर तय कर रहे हो। तो उसके ऐसा कहने पर मैं उससे कहता हूं कि अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो बहुत बार यहां पर आ चुका हूं। तो मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही वो मुझसे कहता है कि अगर तुम बहुत बार पहले भी यहां पर आ चुके हो तो फिर तुम्हें इस बात का पता क्यों नहीं है कि अमावस वाली रात को यहां से कोई भी ट्रक ड्राइवर सफर तय नहीं करता है, और अगर उनको इसी तरफ कहीं आगे जाना भी होता है तो वो किसी दूसरी सड़क से जाते हैं। अब जैसे ही उस ढाबे वाले ने ये बात बोली तो मुझे उसकी ये बात कुछ समझ में नहीं आई। इसी वजह से मैं उससे पूछता हूं कि आखिर बात क्या है। तो वो मुझे बताता है कि बहुत से ट्रक ड्राइवरों का ऐसा मानना है कि इस सड़क पर आगे जाने के बाद जैसे ही थोड़ा सुनसान और जंगली इलाका शुरू होता है तो फिर वहां पर हर अमावस की रात को उन्हें सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। ऐसा सुनने में आया है कि वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, पर वो खूबसूरत औरत कोई साधारण औरत नहीं बल्कि कोई बहुत ही भयानक बला है। लेकिन जैसे ही उसके सामने से कोई ट्रक गुजरता है तो वो उस ट्रक ड्राइवर को रुकने का इशारा करती है। पता नहीं उसके पास ऐसी कौन सी सम्मोहन की शक्ति है कि उसको देखते ही उसके ऊपर मोहित होकर अगर कोई ट्रक ड्राइवर उसको लिफ्ट दे देता है तो फिर उसके बाद वो जिंदा नहीं बचता। अब जैसे ही मैंने उस ढाबे वाले से ये बात सुनी तो मैं जोर जोर से हंसने लगता हूं और उनसे कहता हूं कि आपको हंसी मजाक करने के लिए मैं ही मिला था। तो मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर तुम्हें खुद ही मौत के मुंह में जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी तरह पहले भी बहुत से लोग अपने आप को होशियार समझकर इस सड़क पर गए थे, लेकिन आज तक भी उनका कोई अता पता नहीं है। अब जैसे ही उस ढाबे वाले ने मुझसे ये बात कही तो मैं उससे कहता हूं कि ये आप कैसी बातें कर रहे हो, इस सड़क पर तो मैंने भी बहुत बार रात के वक्त सफर तय किया है, पर मुझे तो कभी भी कोई भी लाल साड़ी वाली औरत दिखाई नहीं दी है। तो मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो ढाबे वाला अपने चेहरे को थोड़ा मेरे करीब लाता है और फिर मुझसे पूछता है कि क्या कभी तुमने अमावस की रात को उस सड़क पर अपना ट्रक चलाया है। तो उसका ऐसा कहते ही मैं अपने माथे को खुजलाते हुए उससे कहता हूं कि शायद अमावस की रात को तो कभी नहीं चलाया। तो मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहता है कि इसी वजह से तुम बच गए, वरना अगर कभी गलती से अमावस की रात को उस तरफ से निकलते तो तुम्हें पता चलता कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब जब मेरे और उस ढाबे के मालिक के बीच में ये सब बातें चल रही थी तब तक उस ढाबे पर काम करने वाला वो लड़का मेरे लिए चाय बनाकर ले आता है और उसके बाद मैं चाय पीकर चुपचाप अपने ट्रक के केबिन में जाकर बैठ जाता हूं। लेकिन फिर मन ही मन सोचता हूं कि क्या ये ढाबे वाला सही कह रहा है, पर क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मुझे अगली सुबह 10 बजे तक बीकानेर की उस फैक्ट्री में उस साबुन को पहुंचाना भी था, तो इसीलिए मैं इन सब बातों को एक अफवाह मानकर उसी सड़क पर आगे की तरफ निकल जाता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस ढाबे वाले की बात को नजरअंदाज करके मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं। दरअसल उस सड़क पर जैसे ही मैंने 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय किया तो पीछे की तरफ जितने भी छोटे मोटे ढाबे या फिर कोई चाय की दुकान थी वो अब धीरे धीरे पूरी तरीके से पीछे छूट गए थे और अब वो सड़क दोनों तरफ से बिल्कुल सुनसान थी।
उस वक्त सड़क के दोनों तरफ काफी घने और लंबे लंबे पेड़ थे। इसके साथ ही बिल्कुल घना अंधेरा भी था। क्योंकि वो रात अमावस की रात थी, इसी वजह से मैं अपने ट्रक की हेडलाइट की रोशनी को काफी दूरी तक सेट करके उस सड़क से सफर तय करने लगता हूं। पर क्योंकि अब किसी ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी कि उस सड़क पर कोई लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, तो फिर मैं बार बार सिर्फ इस बात के बारे में ही सोच रहा था। अभी मैं उस बात के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे उस सड़क के बगल में एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, जो कि अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाकर खड़ी थी, जिसकी वजह से उसके सिर के बाल उसके चेहरे पर आगे की तरफ आए हुए थे। उस चीज के चलते मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है। अब एक बार के लिए तो जैसे ही ये चीज हुई और मेरा ट्रक उस औरत को क्रॉस करके आगे की तरफ उसी रफ्तार में निकल गया, तो उस चीज को नोटिस करके मैं सोचता हूं कि क्या वास्तव में ही वहां पर कोई लाल साड़ी वाली औरत थी। पर तभी मैं अपने आप से कहता हूं कि शायद उस ढाबे वाले ने वो जो कुछ भी कहा था उसकी वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में ही कोई औरत है। पर शायद ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है। अपने आप को इसी तरीके से समझाते हुए अब मैं अपने ट्रक को फिर से ठीक तरीके से चलाने लगता हूं। लेकिन फिर 1 से 2 किलोमीटर का सफर तय करते ही अब सड़क की दूसरी साइड में भी मुझे बिल्कुल वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, और इस बार वो ठीक वैसे ही अपना सिर झुकाकर नीचे की तरफ खड़ी हुई थी। लेकिन वो चीज होता हुआ देखकर मैं हंसते हुए अपने आप से ही कहता हूं कि दिमाग भी कितनी अजीब चीज है, बार बार अपनी आंखों के सामने कुछ वैसा ही दिखाने की कोशिश करता है जैसा कि हम अपने मन में सोचते रहते हैं। यही बात सोचते हुए उस जगह से भी मैं अपने ट्रक को बिल्कुल उसी रफ्तार में निकाल लेता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चीज को मैं सिर्फ अपने दिमाग का भ्रम मान रहा था, वो उस वक्त कोई भ्रम नहीं बल्कि कुछ और ही था, जिस चीज का मुझे थोड़ी ही देर में आगे चलकर पता चलने वाला था। क्योंकि जैसे ही उस जगह से भी उस औरत को क्रॉस करके मैं आगे की तरफ निकला, तो फिर थोड़ी ही दूर चलने के बाद उस सड़क पर एक बहुत तेज घुमाव आता है, और जैसे ही मैं उस घुमाव में अपने ट्रक को उसी रफ्तार में घुमाता हूं, तो अचानक से ही उस घुमाव में घुमाते ही उस सड़क के ऊपर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर मुझे मजबूरी में वही की वही ब्रेक लगाने पड़ते हैं। और जैसे ही मेरा ट्रक वहां पर रुकता है, तो मैं एक हाथ से अपनी साइड वाली खिड़की का शीशा डाउन करते हुए गर्दन को हल्की सी बाहर की तरफ निकालकर जोर से चिल्लाता हूं कि अरे मरना है तो कहीं और जाकर मरो, ये इस तरीके से मेरे ट्रक के आगे आकर क्यों मर रही हो। अब मैंने अपने मुंह से ये बात बोल तो दी थी, लेकिन ये बात बोलते ही मेरे होंठ वहीं की वहीं रुक जाते हैं और मैं बिल्कुल एक सदमे में पहुंच जाता हूं, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देख रहा था जिसके बारे में मैं पहले भी सुन चुका था और कुछ वैसा ही 2 बार देख भी चुका था। लेकिन जब मैंने पिछली 2 बार वो चीज देखी थी तब तो वो सड़क के साइड में थी, पर इस बार तो वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई थी। यानी कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि वही लाल साड़ी वाली औरत थी जो मुझे पीछे भी 2 बार दिखाई दे चुकी थी। अब उस औरत को सड़क के बिल्कुल बीचों बीच अपने ट्रक के इतना करीब पाकर मैं तो किसी हकले की तरह हकलाने लगा था। लेकिन तभी वो औरत मुझे हाथ से एक इशारा करती है। उसके द्वारा इशारा करने पर मैं अपनी हेडलाइट को थोड़ा डाउन करता हूं और फिर दोबारा से अपनी गर्दन को बाहर की तरफ निकालकर उससे कहता हूं कि अरे बहन जी, साइड में हट जाओ, मुझे वैसे ही लेट हो रही हैं। तो मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहती हैं कि लेट तो मुझे भी हो रही है, इसीलिए तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच तुम्हारी ट्रक के सामने आ गई हूं। अब जैसे ही उसने मुझसे ये बात बोली तो मैं उससे कहता हूं कि आखिर तुम्हें कहां जाने में लेट हो रही है। पर यह बात बोलते वक्त मैं अपनी आंखों को गौर से चारों तरफ घुमाता हूं और उस जंगल वाले एरिया को देखकर मैं मन ही मन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि इस जंगल नुमा इलाके में आखिर ये जवान औरत कर क्या रही है, और आसपास में तो कोई गांव भी नहीं है, तो फिर ऐसे में इसको कहां जाने की जल्दी हो रही है और आखिर ये आई कहां से है। पर उस वक्त मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मुझे इन सवालों का कोई जवाब मिलता, वो औरत मेरी खिड़की के पास आती है और फिर मुझसे कहती हैं कि मुझे भी आगे तक ले चलो, मेरी माँ अस्पताल में बीमार हैं और उनके पास कोई नहीं है। अब ये बात उस औरत ने इतनी मासूम आवाज में बोली थी कि मुझे उसके ऊपर दया आ जाती है, और सिर्फ उसकी उस मासूम आवाज की वजह से ही मुझे उसके ऊपर दया नहीं आई थी, बल्कि कुछ सालों पहले मैं भी अपनी माँ को एक बीमारी से लड़ते हुए अस्पताल में खो चुका था। ऐसे में जैसे ही उस औरत ने ये बात बोली
कि मेरी माँ अस्पताल में बीमार है, तो उसकी ये लाइन सुनते ही मुझे वही सीन याद आ जाता है जब मेरी माँ अस्पताल के स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ी हुई थी और डॉक्टर ने मेरे पास आकर मुझसे कह दिया था कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। उस वक्त ये लाइन सुनते ही जो चीज मेरे ऊपर गुजरी थी, मैं नहीं चाहता था कि दुनिया में कभी भी किसी को भी अपनी माँ के लिए वैसी हालत में ये लाइन सुनने को मिले। इसी वजह से उस वक्त मैं थोड़ा भावुक होकर उस लड़की को, या फिर यूं कहूं कि उस औरत को, अपने ट्रक में लिफ्ट दे देता हूं और मेरे कहते ही वो लड़की बगल वाली खिड़की से ट्रक में चढ़ा कर मेरे पास बैठ जाती है। पर उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने उस औरत को अपने ट्रक में बिठाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस एक गलती की वजह से आगे चलकर मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला था उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। दरअसल उस औरत को अपने साथ ट्रक में बिठाने के बाद थोड़ी दूर आगे चलते ही हल्की हल्की बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। अब एक तो वो दिसंबर के महीने के कड़ाके की ठंड, और ऊपर से जब बारिश स्टार्ट हो गई तो ट्रक की दोनों तरफ की खिड़कियों के शीशे बंद करने के बावजूद भी अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से सर्दी बढ़ रही थी जैसे कि ट्रक की दोनों तरफ की खिड़कियां खुली हुई हों और मैं फुल स्पीड में ट्रक को भगा रहा हूं। पर उस वक्त वास्तव में तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मैं तो ट्रक को नॉर्मली 30 से 40 की स्पीड में ही चला रहा था और केबिन की दोनों तरफ की खिड़कियां भी पूरी तरीके से बंद थी। पर फिर भी पता नहीं उस औरत के वहां बैठते ही मुझे इतनी ज्यादा ठंड महसूस क्यों हो रही थी। लेकिन फिर मैं उस ठंड से बचने के लिए अपने ट्रक के अंदर गर्म एसी यानी कि हीटर ऑन कर देता हूं। उस हीटर को ऑन करने के बाद मुझे लगा कि शायद 5 से 10 मिनट में ही ये ठंड दूर भाग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 15 से 20 मिनट तक गर्म एसी चलाने के बावजूद भी मुझे उतनी ही ठंड लग रही थी जितनी उसको शुरू करने से पहले लग रही थी, और अब तो धीरे धीरे बारिश की रफ्तार भी काफी तेज होने लगी थी। पर तभी अचानक मैं देखता हूं कि इतनी तेज बारिश के बीच उस सड़क पर मुझे सामने की तरफ से 2 हेडलाइट की रोशनी के जैसा कुछ दिखाई देता है। उस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि शायद सामने की तरफ से कोई दूसरा ट्रक या फिर कुछ और ही आ रहा है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे उस तरफ चलता गया तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो जो हेडलाइट की रोशनी है वो मेरी तरफ आ नहीं रही है, बल्कि वो तो वही की वही एक जगह पर ही रुकी हुई है। ये चीज देखकर मैं मेरे मन में सोचता हूं कि शायद कोई किसी प्रॉब्लम में है, इसी वजह से वो वहां पर खड़ा हुआ है। ये बात सोचकर मैं धीरे धीरे अपने ट्रक की रफ्तार को धीमा कर लेता हूं और फिर जैसे ही मैं वहां पर अपने ट्रक को रोकता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वहां पर मेरे जैसा ही एक दूसरा ट्रक खड़ा हुआ है और उस वक्त उस ट्रक के पीछे वाले टायर के पास एक आदमी उस बारिश में भीगता हुआ ही उसके टायर को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज देखकर मैं समझ जाता हूं कि शायद टायर पंचर हो गया है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से उस ट्रक ड्राइवर को वो टायर चेंज करना पड़ रहा है। अब एक ट्रक ड्राइवर होने के नाते एक दूसरे ट्रक ड्राइवर को देखकर मेरी उसकी मदद करने का मन करता है। इसी वजह से उस वक्त मैं अपने केबिन के अंदर बैठा बैठा ही शीशे को डाउन करके जोर से आवाज लगाते हुए कहता हूं कि अरे भाई साहब, कोई मदद की जरूरत है तो मुझे बता सकते हो। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली तो इतनी देर से जो आदमी अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाकर उस टायर को चेंज करने में लगा हुआ था, वो जैसे ही मेरी तरफ पलटकर देखता है तो उसको मेरी तरफ देखते ही उसका चेहरा देखकर मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है कि अरे महेश, तू यहां पर क्या कर रहा है। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली तो मेरे को देखकर सामने की तरफ वो जो ट्रक ड्राइवर था वो भी मुझे आवाज लगाकर कहता है कि अरे यार, जरा नीचे आ, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अब उसके ऐसा कहने पर मैं अपने ट्रक के डैशबोर्ड के ऊपर जो बरसात से बचने का छत्ता रखा हुआ था उस छत्ते को उठाता हूं। पर जैसे ही मैं उस छत्ते को उठाकर नीचे की तरफ उतरने को हुआ तो वो लाल साड़ी वाली औरत जो कि उस वक्त मेरे ट्रक के अंदर मेरे बगल में बैठी हुई थी, वो मुझसे कहती हैं कि तुम कहां जा रहे हो, मुझे अस्पताल पहुंचने में लेट हो रही है। तो उसके ऐसा कहते ही मैं उससे कहता हूं कि बस 5 मिनट में ही मैं वापस आ रहा हूं, तब तक तुम यही बैठी रहो। उससे ऐसा कहकर जब मैं नीचे उतर कर जाता हूं तो वो जो सामने की तरफ ट्रक का टायर चेंज करने वाला ट्रक ड्राइवर था वो और कोई नहीं बल्कि मेरी ही उस फैक्ट्री में काम करने वाला एक दूसरा ड्राइवर था जिस फैक्ट्री में मैं काम किया करता था, जिसकी वजह से मैं उसको काफी अच्छी तरीके से जानता भी था